हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। आज से हम अपने नए सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सीबीआई एपीपी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। ठीक है, तो एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हम इसको मिस करके बिल्कुल भी नहीं जा सकते एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले ये एक्ट स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कितने चैप्टर्स हैं इस एक्ट में और कितने सेक्शंस हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या है इस एक्ट की। तो सबसे पहले इस एक्ट में ना चैप्टर्स है 5। ठीक है, चैप्टर्स 5 है और सेक्शंस कितने हैं, तो सेक्शंस है 31 था, लेकिन 31 जो है वो ओमिट हो गया है। नाउ ओनली 30 सेक्शन। तो एक छोटा सा एक्ट है जिसको हम जल्दी देखेंगे कि क्या है, बट डिटेल में देखेंगे, हम कुछ भी मिस नहीं करने वाले हैं इस एक्ट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप देख लीजिए कि चैप्टर्स इसमें कितने हैं। चैप्टर्स है 5, ठीक है, और सेक्शंस है 30 तक। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने मेन एक्ट पे। तो ये जो एक्ट है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988, ठीक है, तो जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्ट कब आया था, 1988 में आया था। और एक्ट नंबर क्या था, एक्ट नंबर 49 था, 49 नंबर का एक्ट था 1988 ईयर में। ठीक है, तो सारे एक्ट का आप ये एक्ट नंबर तो ज़रूर याद रखिएगा, 49 है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट नंबर क्या था। मैंने आपको अपने प्रीवियस सेक्शन में बताया है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको आईटी एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और सेंट्रल विजिलेंस एक्ट ऑफ 2003 की वीडियो चाहिए तो वो सारी वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इनेक्टमेंट डेट है ना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, वो है 9 सितंबर 1988। अब इनेक्टमेंट डेट क्या होता है, इनेक्टमेंट डेट वो होता है जिस दिन प्रेसिडेंट ने किसी एक्ट को एसेंट दिया था और वो जो बिल था वो एक्ट बन गया था। ठीक है, तो 9 सितंबर याद रखिएगा, 9 सितंबर 1988 को ये एक्ट जो है हमारा इनैक्ट हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का। तो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ। तो ये जो एक्ट है ना, इसको कंसोलिडेट किया गया है, अमेंड किया गया है। ठीक है, और ये किससे रिलेट करता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, और फॉर मैटर कनेक्टेड विथ, यानी कि करप्शन को, उससे करप्शन प्रिवेंट करने के लिए, और उससे कोई रिलेटेड मैटर है तो उससे भी ये डील करता है ये एक्ट। अब हम देखते हैं कि ये एक्ट इनैक्ट जब कब हुआ था, 39th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 39th ईयर में ये एक्ट जो है हमारा इनैक्ट हो गया था, जब रिपब्लिक हुआ इंडिया उससे 39th ईयर। यहाँ हमारा ख़त्म होता है प्रीएम्बल और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। अब हम चलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने चैप्टर नंबर 1 पे, जो कि हमें बता रहा है प्रिलिमिनरी सेक्शन के बारे में। तो इसमें जो सेक्शन नंबर 1 है ये बताता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में। तो दिस एक्ट में भी कॉल्ड है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। फिर इसका सेकेंड क्लॉज बता रहा है एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाइज टू ऑल्सो टू सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, यानी कि ये इंडिया पे तो पूरा एप्लीकेबल है ही है, और ये वैसे सिटीजन्स पे भी एप्लीकेबल है जो इंडिया के बाहर रहते हैं, यानी कि वो इंडियन सिटीज़न है लेकिन रिसाइड कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया, तो उन पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। याद रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। नंबर क्या है, 49 नंबर का एक्ट है। फिर आते हैं हम डेफिनेशन क्लॉज पे। तो डेफिनेशन क्लॉज में सबसे पहला डेफिनेशन जो हमें दिया गया है वो है इलेक्शन का। तो इलेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इलेक्शन मीन्स एनी इलेक्शन बाय वॉट एवर मीन हेल्ड अंडर एनी लॉ फॉर द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ एनी लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी और अदर पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, तो इलेक्शन का मतलब हम समझते हैं सिंपली
कि इलेक्शन जो होता है ना, इलेक्ट जो किया जाता है किसी भी मीन से किया गया हो, जो लॉ के अंदर हो, लॉफुल वे से हो इलेक्शन, और किस पर्पस से हो, ताकि मेंबर सेलेक्ट किया जाए पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का या लोकल अथॉरिटी का या पब्लिक अथॉरिटी का। इलेक्शन आप सब जानते हो कि इलेक्शन क्या होता है, तो वही मतलब है यहाँ पे भी, बस इसमें जो लीगल लैंग्वेज में लिखा है कि वॉट एवर मीन्स, किसी भी मीन से हो, लेकिन वो मीन्स जो है लॉफुल होना चाहिए, और वो मेंबर सेलेक्ट करने के लिए होना चाहिए पार्लियामेंट का या तो लेजिस्लेचर का, लोकल अथॉरिटी का और पब्लिक अथॉरिटी का। इन सब में किसी के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए जो होता है वो इलेक्शन है, ठीक है। अब सेकेंड जो डेफिनेशन है वो ए है, जो कि प्रिस्क्राइब के बारे में बता रहा है। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, तो हम इसको स्किप करते हैं। बस हम ये देख लेते हैं कि प्रिस्क्राइब की जो डेफिनेशन है ना, वो हमारे कब आई थी। तो प्रिस्क्राइब की डेफिनेशन जो है हमारी 2018 में आई थी, ठीक है। 2018 अमेंडमेंट जब हुआ था हमारा, तो ये डेफिनेशन हमारा आ गया था, ठीक है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, है ना, 2018 के अमेंडमेंट से आया था। और ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि है पब्लिक ड्यूटी। तो पब्लिक ड्यूटी क्या होता है? पब्लिक ड्यूटी मीन्स ड्यूटी इन अ डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट, द पब्लिक और द कम्युनिटी एट लार्ज हैज़ एन इंटरेस्ट। यानी कि पब्लिक ड्यूटी वैसी ड्यूटी होती है जिसके डिस्चार्ज में ना किसका इंटरेस्ट छुपा है? पब्लिक का इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो वैसी ड्यूटी का डिस्चार्ज करना स्टेट के द्वारा, ठीक है, जिसमें पब्लिक और कम्युनिटी का इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं, इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी अटैच्ड है, तो उसका मतलब क्या है? तो इस क्लॉज में जो स्टेट दिया हुआ है ना, स्टेट जो दिया हुआ है, तो स्टेट में इंक्लूड क्या करता है? स्टेट में इंक्लूड करता है कोई भी कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश किया गया है किसी सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट के अंदर, और कोई अथॉरिटी और अ बॉडी ओन्ड और कंट्रोल और एडेड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी। कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल और प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट के अंदर, और कोई भी अथॉरिटी या बॉडी जो ओन करती है, कंट्रोल करती है या एड करती है। कौन करती है उसको एड? गवर्नमेंट करती है एड ऐसे बॉडी को, और कंट्रोल करती है या गवर्नमेंट कंपनी करती है, ठीक है, एज पर कंपनी एक्ट ऑफ 1956। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि हमें बता रहा है पब्लिक सर्वेंट के बारे में, क्लॉज सी। तो इसका मतलब क्या होता है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट मीन्स एनी पर्सन in the service or pay of the government or remunerated by the government by fees or commission for the performance of the duty। जिसको पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए फीस मिलती है, पेमेंट मिलता है, वो है पब्लिक सर्वेंट। फिर सेकेंड में क्या बता रहा है? कोई भी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी की सर्विस पे में जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। फिर थर्ड है कोई भी पर्सन जो सर्विस और पे में है किसी कॉरपोरेशन का जो स्टैब्लिश किया जाता है सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट के अंदर, और कोई अथॉरिटी या बॉडी जो कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, कंपनी, ठीक है, और कंपनी एक्ट के अंदर। ये हो गई हमारी, ये भी होते हैं हमारे पब्लिक सर्वेंट। फिर हमारा आता है फोर्थ डेफिनेशन, जो वो क्या बोल रहा है? कोई जज जो इंक्लूड करता है कोई पर्सन जिसको एम्पावर किया गया लॉ के द्वारा कि वो डिस्चार्ज करे, चाहे खुद से या किसी और से कराए, किसी मेंबर ऑफ एनी बॉडी और पर्सन से कराए, और कोई एडजुडिकेटरी फंक्शन परफॉर्म करे। तो ये सारे लोग भी होते हैं पब्लिक सर्वेंट। फिर फिफ्थ में दिया है कोई भी पर्सन जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑथराइज किया है, किस लिए? कोई ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। किसके कनेक्शन से? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड कोई ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, और जिसमें इंक्लूड क्या करता है? इसमें इंक्लूड करता है लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ये याद रखिएगा कि कोई भी पर्सन इस जो ऑथराइज किया जाएगा कोर्ट ऑफ जस्टिस में वैसे ड्यूटी परफॉर्म करने का, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें इंक्लूड क्या करता है? इंक्लूड करता है लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, ठीक है, जो कि वो कोर्ट अपॉइंट करता है। लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर, इंक्लूजन याद रखिएगा। फिर हमारा आता है 6 नंबर, वो कोई क्या बता रहे? कोई भी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन to whom any cause or matter has been referred for the decision or report by a court of justice or by a competent public authority। तो कोई आर्बिट्रेटर भी इसमें इंक्लूड होगा, और कोई अदर पर्सन भी इंक्लूड होगा जो कि जिसको मैटर रेफर किया गया है डिसीजन के लिए और रिपोर्ट के लिए। किसने रेफर किया? कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किया, और वैसा कम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी ने किया है, या तो कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किया है या कम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी ने रेफर किया है अदर पर्सन को।
फिर हमारा आता है क्लॉज 7 जो कि बता रहा है कोई पर्सन जिसने होल्ड किया है ऑफिस किसके वर्च्यू से, बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर टू प्रिपेयर, पब्लिश और मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो कोई भी पर्सन ऑफिस होल्ड कर रहा है और जिसके वर्च्यू से ना वो प्रिपेयर कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है और रिवाइज कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन, रिवाइज इलेक्टोरल रोल। ठीक है, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर कर सकता है और कंडक्ट भी करा सकता है इलेक्शन और पार्ट ऑफ इलेक्शन। ठीक है, यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड उसके पास पावर है, होल्ड है, जो वो होल्ड कर रहा है ऑफिस में। ठीक है, तो वो भी इसमें दिए गए, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। फिर नेक्स्ट पर्सन जो हमारे पब्लिक सर्वेंट है वो है कोई भी पर्सन जो होल्ड कर रहा है ऑफिस, बाय वर्च्यू ऑफिस ही इज ऑथराइज्ड और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। अब वो कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है और जिसके कारण उसको कोई पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है जो, और वो ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा। फिर है कोई भी पर्सन जो कि प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है और अदर ऑफिस बियरर है, किसका? रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो इंगेज किसमें है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, बैंकिंग। ठीक है, रिसीविंग और हैविंग रिसीव्ड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और फ्रॉम एनी corporation established by or under central, provincial or state act or any authority or body owned or controlled by the government or government company as defined in section 617 of the Company Act of 1956। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि कोई पर्सन जो है ना प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है या ऑफिस बियरर है, किसका? किसी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो इंगेज किस में है? इन सब चीज़ों में इंगेज है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में या बैंकिंग में, या रिसीव कर रहा है और उसके पास है कोई फाइनेंशियल एड, किसका? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, या उसको एड करता है सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्पेशल एक्ट के थ्रू वो कंट्रोल होता है, या कंपनी उसको कंट्रोल करती है जो गवर्नमेंट कंपनी है 1956 ऑफ कंपनी एक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये भी पब्लिक सर्वेंट है। फिर जो नेक्स्ट डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट का वो है कोई भी पर्सन जो कि चेयरमैन है और मेंबर है और किसी सर्विस कमीशन का या बोर्ड का। ठीक है, और कोई भी मेंबर है सिलेक्शन कमेटी का जो अपॉइंट किया जाता है वैसे कमीशन के द्वारा या बोर्ड के द्वारा, ताकि वो कंडक्ट कराया जा सके कोई भी एग्जामिनेशन और मार्किंग किसी सिलेक्शन के लिए, वैसे कमीशन और बोर्ड का। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो कि चेयरमैन है या मेंबर है और या एम्प्लॉई है, किसका? सर्विस कमीशन का या बोर्ड का, और या तो मेंबर है सिलेक्शन कमेटी का जो अपॉइंट किया जा रहा है कमीशन और बोर्ड के द्वारा, ताकि कंडक्ट कराया जा सके कोई एग्जामिनेशन या मार्किंग, ताकि सिलेक्शन हो सके कमीशन और बोर्ड के बिहाफ में। ठीक है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। फिर नेक्स्ट है कोई भी पर्सन जो है वाइस चांसलर है और मेंबर है किसी गवर्निंग बॉडी का, प्रोफेसर है, ठीक है, रीडर है, लेक्चरर है और कोई अदर टीचर या एम्प्लॉई है जिसको डेजिग्नेट किया गया इन पोजीशन पे, और कोई यूनिवर्सिटी है, कोई पर्सन है जिसका सर्विस जो है अवेल किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा या पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, इन कनेक्शन विथ होल्डिंग और कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, ताकि कंडक्ट हो सके एग्जामिनेशन या होल्ड किया जा सके एग्जामिनेशन। तो कौन है? वाइस चांसलर है या मेंबर है गवर्निंग बॉडी का, प्रोफेसर है, रीडर है, लेक्चरर है या टीचर या एम्प्लॉई है। ठीक है, और जो उसको यूनिवर्सिटी में भी जिसका कोई सर्विस अवेल कर सकता है और वो होल्ड या कंडक्ट करा सकता है एग्जामिनेशन, तो ये भी पब्लिक सर्वेंट है। फिर जो लास्ट डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट की वो है कोई भी पर्सन, ठीक है, जो ऑफिस बियरर है, एम्प्लॉई है ऑफ किसका है? एजुकेशनल, साइंटिफिक और सोशल, कल्चरल और अदर इंस्टीट्यूशन का क्या है? ऑफिस बियरर या एम्प्लॉई है किसी भी मैनर में जो इस्टेब्लिश किया गया है किसी भी मैनर में, और रिसीव करता है या उसके पास है, रिसीव किया हुआ है कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल या अदर पब्लिक अथॉरिटी से, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। तो अगर हम इजी वर्ड्स में समझना चाहें तो पब्लिक सर्वेंट वो सारे पर्सन्स होते हैं जो किसी ना किसी तरह रिलेटेड है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी या अदर पब्लिक अथॉरिटी, इन लोगों से कहीं से भी रिलेटेड है, या तो उनका पेमेंट वो कर रही है, या तो वो कंट्रोल कर रही है, ठीक है, या तो उनकी सर्विस कर रही है, या तो ये लोग कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, या पब्लिक ड्यूटी करने के लिए ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, तो ये सारे लोग जो हो जाएंगे ना वो पब्लिक सर्वेंट हो जाएंगे। ये हो गया हमारा सी का डेफिनेशन। अब जो अनड्यू
अनड्यू क्या है, अनड्यू एडवांटेज का डेफिनेशन है ना, ये हमारा ऐड हुआ है 2018 अमेंडमेंट से, ठीक है। 2018 अमेंडमेंट से हमारा अनड्यू एडवांटेज का डेफिनेशन ऐड हुआ है। और उसका मतलब क्या होता है, कोई ग्रेटिफिकेशन whatever अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, ठीक है। कोई भी ग्रेटिफिकेशन, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं है, लीगल रेम्यूनरेशन, ठीक है। लीगल रेम्यूनरेशन मिलता है ना, तो वो आपको अनड्यू एडवांटेज नहीं है। लीगली आपको कोई पेमेंट मिल रहा है या लीगली आपको कोई भी एडवांटेज मिल रहा है तो उसको अनड्यू एडवांटेज नहीं बोलेंगे। बट अगर आपको अदर देन लीगल एडवांटेज मिल रहा है, अनलॉफुल वे से, अनलॉफुल इलीगल एडवांटेज कोई आपको मिल रहा है, इलीगल रेम्यूनरेशन मिल रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे पब्लिक सर्वेंट जो है, आप कभी देखते होंगे कि मतलब वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए वो बोलती हैं अलग से पेमेंट करो, इनडायरेक्टली मांगती हैं कि अलग से पेमेंट करो तो आपका जो भी काम है वो जल्दी परफॉर्म कर देंगे हम। तो ये जो वो पेमेंट मांगती है ना, इसको बोलते हैं अनलॉफुल अनड्यू एडवांटेज, ठीक है। ये लॉफुल रेम्यूनरेशन नहीं है, लीगल रेम्यूनरेशन नहीं है, ये लीगल रेम्यूनरेशन है, ठीक है। तो यही है अनड्यू एडवांटेज जो कि 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। अब इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन है जो कि बता रहा है इस क्लॉज के पर्पज से जो वर्ड जो है ग्रेटिफिकेशन ना, वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ पेक्यूनियरी ग्रेटिफिकेशन और टू द ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेटेड इन मनी, ठीक है। ये ग्रेटिफिकेशन सिर्फ ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपको मनी से रिलेटेड ही ग्रेटिफिकेशन, यानी कि आप मुझे इतने पैसे दो तब मैं काम करूँगा। हो सकता है आप कोई फेवर ले रहे हो, ठीक है, मैं आपका ये ड्यूटी कर दे रहा हूँ, तो अगर आप मेरे बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन दे दो तो दिस इज ऑल्सो कम अंडर द वर्ड ग्रेटिफिकेशन। दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द पेक्यूनियरी ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। कोई अदर जो ग्रेटिफिकेशन है वो भी उससे रिलेटेड, कोई फेवर्स या कुछ भी, ठीक है। फिर क्लॉज बी जो है इसमें बता रहा है लीगल रेम्यूनरेशन क्या होगा। लीगल रेम्यूनरेशन भी रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा जो रेम्यूनरेशन पेड किया जाता है पब्लिक सर्वेंट को, बट उसमें इंक्लूड करेगा वैसे सारे रेम्यूनरेशन जिसको लेने के लिए वो परमिटेड है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसको वो सर्व कर रहा है। यानी कि सिर्फ उसकी लीगल रेम्यूनरेशन या लीगल सैलरी जो होती है ना, बस वो ही नहीं आएगा इसके अंदर, बट इसमें और भी ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि गवर्नमेंट ने उसको परमिट की हुई है लेने के लिए, और वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो सर्व कर रहा है या रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन है, दो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 2। तो एक्सप्लेनेशन 1 हमें बता रहा है पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव सब क्लॉजेज आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नॉट। अब जो हमने ऊपर सारी डेफिनेशन देखी है ना, उसमें से अगर किसी में भी फॉल कर लेता है ना कोई पर्सन, तो वो पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा, चाहे उसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो या ना किया हो, वो पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएगा। अब जो सेकेंड एक्सप्लेनेशन है वो बता रहा है जो वर्ड है पब्लिक सर्वेंट, वो क्या बता रहा है, अकर दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट वेदर लीगल डिफेक्ट with whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। तो वर्ड जो है पब्लिक सर्वेंट, उसमें वैसे पर्सन भी इंक्लूडेड होंगे जो एक्चुअल पोजीशन में है किसके, वैसे सिचुएशन की जो एक पब्लिक सर्वेंट के पास होता है। यानी कि वो ऐसे सिचुएशन में कोई पर्सन है जो जिसमें पब्लिक सर्वेंट जो ड्यूटी करता है वो करता है, तो जिस भी लीगल डिफेक्ट से होगा वो माना जाएगा कि उसके पास है राइट उस पोजीशन को होल्ड करने का, ठीक है। अगर लीगल डिफेक्ट भी होगा तो भी अगर वो परफॉर्म कर रहा है कोई वैसा पोजीशन और वो उस सिचुएशन में है जो पब्लिक सर्वेंट रहता है, तो उसको माना जाएगा कि वो होल्ड कर रहा है वैसा सिचुएशन, ठीक है, उसके पास राइट है होल्ड करने का वैसा सिचुएशन। ये हो गया हमारे चैप्टर नंबर 1। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि हमारे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 जो है हमें बता रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस के बारे में। स्पेशल जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो चैप्टर नंबर 2 में हमें दिया है। तो जो इसका पहला सेक्शन है वो है पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस। इसमें दिए रखे है सेक्शन नंबर 3 में दिया है कि पावर क्या होगा अपॉइंटमेंट करने का, किसका, स्पेशल जज का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एज मैनी स्पेशल जजेस एज मे बी नेसेसरी फॉर सच एरिया और एरिया फॉर सच केस और ग्रुप ऑफ केसेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन टू ट्राई द फॉलोइंग ऑफेंसेस, नेमली एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और एनी कॉन्स्पिरेसी टू कमिट और any attempt to commit or any abatement to any of the offense specified in clause A। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे सकती है और अपॉइंट कर सकती है स्पेशल जजेस को, ठीक है,
एज मैनी स्पेशल जजेस जो नेसेसरी होते हैं उस एरिया के लिए, ठीक है, तो उनको अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और वो ऐसे केसेस और ऐसे ग्रुप ऑफ केसेस के लिए करेगी जो स्पेसिफाइड किया जाएगा उस नोटिफिकेशन में। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश करेगी उसमें वो बताएगी, ठीक है, कि कौन से केसेस और ग्रुप ऑफ केसेस के लिए वो इनको अपॉइंट कर रही है उस नोटिफिकेशन में ही। और जो नोटिफिकेशन में बताएगी ना, और वो कौन से ऑफेंसेस ट्राई कर सकता है, वो जो नीचे जो दिए गए 2 ऑफेंसेस हैं वो ट्राई कर सकता है। कोई भी ऑफेंसेस जो इस एक्ट में पनिशेबल है वो तो ये करेगा ही करेगा स्पेशल जज, ठीक है। दूसरी चीज़ उसकी कॉन्स्पिरेसी, उसका अटेम्प्ट, उसका अबेटमेंट उस ऑफेंस का जो क्लॉज 1 में है जो पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर, उसकी कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट और अबेटमेंट भी वो डील करेगा, स्पेशल जज जो है वो डील करेगा। तो इसमें सिंपली बता रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगा ऑफिशियल गैजेट में और अपॉइंट कर लेगा स्पेशल जजेस एज मैनी एज रिक्वायर्ड, ठीक है, वो अपॉइंट कर सकता है और जो भी उसको नेसेसरी लगता है उस एरिया के लिए, जो भी उस एरिया के लिए, और वैसे क्लासेस ऑफ केसेस के लिए, ग्रुप ऑफ केसेस के लिए जो भी वो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करेगा, और कैसे मैटर्स, कैसे ऑफेंसेस को डील करने के लिए जो कि नीचे दिए गए जो इस एक्ट में पनिशेबल है, और उसकी कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट और अटेम्प्ट भी पनिशेबल होगी, मतलब वो स्पेशल जज डील करेगा उससे। फिर इसका क्लॉज 2 बता रहा है एनी पर्सन नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जज अंडर दिस एक्ट अनलेस ही इज़ or has been a session judge or an additional session judge or an assistant session judge under the code of criminal procedure of 1973। अब इसमें दिया गया क्वालिफिकेशन क्या होगी, स्पेशल जज कौन पर्सन होगा जिसको हम अपॉइंट करेंगे, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें दिया गया है वो जो है तभी बन सकता है स्पेशल जज जब तक वो, अगर वो सेशन जज हो या एडिशनल सेशन जज हो, या तो क्वालिफिकेशन हो उसके पास, ठीक है, सेशन जज बनने के लिए, एडिशनल सेशन जज बनने के लिए, या असिस्टेंट सेशन जज बनने के लिए। किस कोड के अंदर, CRPC ऑफ 1973 के अंदर जो क्वालिफिकेशन दी गई है सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज के लिए। तो अगर वो क्वालिफिकेशन ये फुलफिल करता है तो फिर ये स्पेशल जज बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था सेक्शन नंबर 3 जो कि पावर टू अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जज बता रहा था, और उसमें उसकी क्वालिफिकेशन भी दे रखी है। फिर हमारा आता है सेक्शन नंबर 4 जो कि बता रहा है केस ट्रायबल बाय स्पेशल जजेस। अब स्पेशल जजेस कैसे केसेस ट्राई करेगा, तो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन CRPC, ठीक है, और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल जजेस ओनली। यानी कि CRPC में कुछ भी दे रखा हो या अदर लॉ में भी कुछ भी दे रखा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी ऑफेंसेस सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 1 में दे रखे हैं ना, वो ट्राई करेगी स्पेशल जजेस ओनली। यानी कि ये स्पेशल लॉ जो है वो प्रिवेल कर रहा है वो जनरल लॉ के ऊपर, और बता रहा है कि CRPC और अदर लॉ में कुछ भी दिया हो तो भी जो सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 1 में दिया है ना, वो सारे ऑफेंसेस कौन डील करेगा, बस स्पेशल जज ही डील करेगा, ठीक है। फिर क्लॉज नंबर 2 इसमें बता रहा है कि एवरी ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 शैल बी ट्राइड बाय द स्पेशल जजेस फॉर द एरिया विद इन विच इट वॉज committed or as the case may be by the special judges appointed for the case, or where there are more special judges than one for such area by such one of them as may be specified in behalf of the central government। अब बताया जा रहा है सेक्शन 3 क्लॉज 1 के अंदर जो भी ऑफेंसेस है वो डील तो करेगी स्पेशल जजेस, बट अब कौन से स्पेशल जज डील करेगी, इसमें बताया जा रहा है कि वैसे स्पेशल जज जो किसी वैसे जज जिसको उस एरिया के लिए अपॉइंट किया गया है कि इस एरिया में अगर कोई ऑफेंस कमिट होगा तो वो तुम डील करोगे, तो उस एरिया की जो ऑफेंसेस है वो वैसा स्पेशल जज डील करेगा। और अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में एक से ज़्यादा स्पेशल जजेस हैं तो फिर कौन करेगा, तो वैसा जज करेगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बिहाफ में प्रिस्क्राइब किया गया है कि इस चीज़ के लिए तुम देखोगे, सेकेंड वन के लिए तुम देखोगे, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे प्रिस्क्राइब करके उस हिसाब से डील होगा। फिर क्लॉज 3 बोल रहा है व्हेन ट्राइंग एनी केस a special judge may also try any offense other than an offense specified in section 3 with which the accused may under the code of criminal procedure 1973 be charged at the same trial, ठीक है। तो जब कोई ट्राई कर रहे हैं ना केस, जब स्पेशल जज ट्राई कर रहे हैं केस, तो वो डील कर सकते हैं कोई अदर ऑफेंसेस से भी जो कि
अदर ऑफेंसेस से भी डील कर सकते हैं, एनी ऑफेंसेस ट्राई कर सकते हैं जो कि अदर देन क्या है सेक्शन 3 में, यानी कि सेक्शन 3 से तो वो डील करेंगे ही, बट उसके एडिशन टू दिस वो दूसरे ऑफेंसेस से भी डील कर सकते हैं। विथ विच द एक्यूज में अंडर CRPC भी चार्ज विद द सेम ट्रायल, अगर उसको CRPC में सेम ट्रायल के अंदर चार्ज किया गया है किसी दूसरे ऑफेंसेस के लिए, तो उससे भी वो डील कर सकता है स्पेशल जज। यानी कि आपको अलग अलग प्रोसीडिंग्स चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्रोसीडिंग्स में सेक्शन 3 के जो ऑफेंसेस है और अदर ऑफेंसेस जो CRPC में वो दोनों डील हो सकते हैं। अब जो क्लॉज नंबर 4 है, ठीक है, क्लॉज नंबर 4 जो है वो फिर सब्स्टिट्यूट हुआ है 2018 अमेंडमेंट में, और हम देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। 2018 अमेंडमेंट में इसको चेंज किया गया है, बता रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन CRPC द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस शैल बी हेल्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल ऑन डे टू डे बेसिस एंड endeavor shall be made to ensure that the said trial is concluded within a period of 2 years। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, CRPC में कुछ भी दे रखा हो, जो भी ट्रायल है इस ऑफेंस की वो हेल्ड कैसे होगा, जितना प्रैक्टिकेबल है ना, तो डे टू डे बेसिस पे ही किया जाएगा उस चार्ज को ट्रायल, और कोशिश की जाएगी कि उस ट्रायल को कंक्लूड कर दिया जाए 2 साल के अंदर। टाइम लिमिट दिया है, याद रखिएगा, 2 साल के अंदर स्पेशल जजेस को वो जो है प्रोसीडिंग्स ट्रायल जो है वो कंक्लूड करनी है। ठीक है, 2 साल के अंदर टाइम लिमिट बिल्कुल याद रखिएगा। इसका प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द ट्रायल इज नॉट कंक्लूडेड विद इन द सेट वेयर द स्पेशल जज शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर नॉट हैविंग डन सो। तो 2 साल जनरल टर्म है कि आप 2 साल के अंदर अंदर ट्रायल जो है कंक्लूड कर दो इसका। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप स्पेशल रीज़न लिख के दे सकते हो कि आपने 2 साल के अंदर कंक्लूड क्यों नहीं किया, फिर आपको फर्दर टाइम ग्रांट किया जा सकता है। फिर फर्दर प्रोवाइजो बोल रहा है कि ये जो सेड पीरियड है ना वो एक्सटेंड हो सकता है, सच फर्दर पीरियड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बट नॉट एक्सीडिंग 6 months एट अ टाइम। सो however that the said period together with such extended period shall not exceed ordinary 4 year in aggregate। अब इसमें बताया जा रहा है कि ठीक है, आपको एक्सटेंशन मिल सकता है अगर आपके पास रीजनेबल एक्सक्यूज़ है तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन एक्सटेंशन कितना मिलेगा, एक्सटेंशन 6 month का मिलेगा एट अ टाइम। यानी कि अगर एक बार आपने रिक्वेस्ट किया कि मुझे 6 month और चाहिए क्योंकि मेरा ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, वॉट एवर द रीज़न, इस रीज़न की वजह से, और वो रीज़न सेटिस्फैक्ट्री है, तो फिर स्पेशल कोर्ट रिकॉर्ड कर देगा वैसा रीज़न, और वो फिर उसको एक्सटेंशन मिल जाएगा, 6 month का एक्सटेंशन मिलेगा। और फर्दर 6 month के बाद अगेन अगर उसका नहीं कंप्लीट होता है तो क्या करेगा, अगेन वो रीज़न रिकॉर्ड करके जाएगा और फर्दर 6 पीरियड का मांगेगा। यानी कि 6 पीरियड से एक्सीड करके वो एक्सटेंशन नहीं मिल सकता है। और टोटल एक्सटेंशन जो है बार बार मांगने के बाद टोटल एक्सटेंशन कितना मिल सकता है, तो इन एग्रीगेट 4 years का एक्सटेंशन मिलेगा। 4 years का एक्सटेंशन मिलता है टोटल में। 4 years से ज़्यादा आप किसी भी कीमत पे बढ़ा नहीं सकते हो। यानी कि जनरल था 2 साल और फिर आप 6 month का एक्सटेंशन लोगे, बार बार ले सकते हो अगर आपके पास सफिशिएंट रीज़न है तो, और मैक्सिमम 4 years तक आपको एक्सटेंशन मिलेगा, उसके बाद आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अपने नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट कर देंगे सेक्शन नंबर 5 से, जो कि प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल जजेस से डील करता है। ठीक है, मैं आप सबके लिए बहुत ही मेहनत कर रही हूँ, मैं रोज़ वीडियो लेके आ रही हूँ आप सबके लिए, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो, सारे माइनर एक्ट्स जो है आप अच्छे से कवर कर पाओ और कुछ भी मिस ना करो एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए मैं डेली वीडियो लेके आ रही हूँ। इसमें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगती है डेली वीडियो लाना, ठीक है, बहुत ही एफ़र्ट लगती है। तो प्लीज़ अगर आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे ये वर्क करना है, क्योंकि लोगों को फ़ायदा हो रहा है मेरे वर्क से। अदरवाइज़ मुझे भी मज़ा नहीं आता कि अगर आपने इतना मेहनत किया है और सामने वाला कोई अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा आपके वर्क को। तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। तो दिस इज़ ऑल बाय माई साइड। आई एम ट्विंकल झा, साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।